प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए जो भी बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं, आप सभी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये क्लासेस हो रहा है। बच्चे, क्लास 12th के विद्यार्थी, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से हैं, या फिर किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी राज्य से हैं, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। याद रखिएगा, हम आपके लिए बहुत बेस्ट सेशन लेकर आए हैं। वो सेशन का नाम है बच्चों एनसीईआरटी। एनसीईआरटी और आपका एसपीपीडी का, यहाँ पे लिखना भूल गए थे। एसपीपीडी का जो है बच्चे, एसपीपीडी का जो है आपका मिक्स सॉल्यूशन यहाँ पे लेकर आए हैं क्लास 12 का, वो भी चैप्टर वाइज। और अभी हम चैप्टर नंबर 1 क्लास नंबर 3 आज कर रहे हैं। इससे पहले आपका 2 पार्ट हम कर चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा है। और याद रखिएगा, हम वही क्वेश्चन ले लेकर आए हैं बच्चे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस चैप्टर से, उस चैप्टर को हम अंडरलाइन कर कर, हाईलाइट कर कर आपके सामने लाए हैं। तो बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर आप इस तरह से, अगर स्मार्ट ढंग से पढ़ते हैं, तो 100% आपका बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और याद रखिएगा, हम अभी आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कवर करवा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्द ही हम आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन हम आपका ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे और सब्जेक्टिव भी। तो यहाँ से पूरा आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का जो सपना है, कवर होगा, ये गारंटी मेरा है। बदले में आप सभी को बस इस सेशन से जुड़े रहना है, इस चैनल से लगातार जब तक आपका बोर्ड एग्जाम ना हो जाए जुड़े रहना है बच्चों। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में और भी लोगों तक पहुंचाइएगा। ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी आपको यहाँ पे बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत बेहतर ढंग से सारे चीज पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि यह चैनल ही आपको बेसिक से समझाने के लिए जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं बच्चे अपने प्रश्नों की ओर। अगर आप इससे पहले वाले सारे वीडियो नहीं देखे तो प्लीज चैनल पर विजिट कर कर आप उसे भी जरूर देख लें। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। बच्चे, आज का प्रश्न नंबर हम 5 देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या जो 5 है, इस पे हम बात करने वाले हैं कि 5 नंबर जो प्रश्न है ये क्या कहता है। देखिए बच्चे, प्रश्न जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न जो है हर एक बोर्ड एग्जाम में, किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कहता है, मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे प्रश्न पत्र में, तो आप इसका उत्तर कैसे दीजिएगा। देखिए, एक बार यहाँ पे सरकारी नजर में हम लोग समझ लेते हैं, फिर आप लोग अपने भाषा में उत्तर को दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे बच्चे। बहुत आसान ढंग से हम आपके लिए लेकर आए हैं, देम आसान शब्दों में देखो। कहता है, मोहनजोदड़ो सिंधु के क्या है, तो लड़काना जिले में स्थापित था। ठीक है, कौन से जगह पे, अगर आपसे पूछ दे डिटेल में, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू ज्यादा पूछने की जो है संभावना है। तो जो मोहनजोदड़ो है, यह कहाँ पे था, तो सिंधु के एक सेकेंड बच्चे, कहा था, सिंधु के लड़काना जिले में स्थापित था। सिंधु भाषा के अनुसार मोहनजोदड़ो जो है, इसका अर्थ क्या होता है, तो मृतकों अथवा प्रेतों का टीला होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोहनजोदड़ो जो है, इस स्थान से सबसे ज्यादा पुरातात्विकों को जो है सबसे ज्यादा क्या मिले हैं, तो मृत जो है व्यक्ति के शव मिले हैं। ठीक है, हड्डियां मिली है, अवशेष मिले हैं, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा गया है। क्लियर है बच्चे? चलो और आगे बढ़े। यह नाम मोहनजोदड़ो के पतन के बाद इसे दिया गया था, और लगभग 5000 वर्ष पहले यह विकसित शहर था। ठीक है, तो आपसे पूछ दिया जाए मोहनजोदड़ो के बारे में, तो आप लोग ये सारे बात याद रखेंगे। यह 7 बार स्थापित होकर पुनः नष्ट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे। आप अगर बुक को पढ़ेंगे तो बुक में भी आपको यही जानकारी मिलेगा। ठीक है, अगर आप किसी कोचिंग क्लास में पढ़ेंगे तो भी आपको यही जानकारी मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे हम हर तरह के क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं। अगर कोई डाउट रह जाए तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम उसको कवर कर सकें। इस पूरा स्थल की खोज
हड़प्पा के बाद हुई थी। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक अनोखा पक्ष सही शहरी केंद्रों का विकास था। ठीक है, ऐसे ही केंद्रों में एक महत्वपूर्ण केंद्र आपका मोहनजोदड़ो था और इसकी खुदाई से कुछ हमें क्या मिली है, तो कुछ हमें अवशेष मिले हैं जो कि हम इसको पॉइंट कवर करेंगे। हम आपको डेली बोल रहे हैं कि जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने जाएं तो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने आना चाहिए। क्वेश्चन आंसर लिखने का एक तरीका होता है। अगर आपको कम भी पढ़े, अगर आप हर चीज को अच्छे से सजा के अपने कॉपी में लिख रहे हैं, पॉइंट में लिख रहे हैं, तो एग्जामिनर आपको 100% अच्छा मार्क्स देगा। इसलिए हम आपको यहाँ पे पॉइंट में लिखना भी समझा रहे हैं ताकि आप लोग चीजों को समझ सकें और अच्छे से कर सकें। देखिएगा, अब हम यहाँ पे एक एक करके पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले है आपका यहाँ पे सुनियोजित नगर। ये सुनियोजित नगर का मतलब क्या है बच्चे? हम जब पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो हम सभी को पता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है एक नगरीय सभ्यता है और इस नगर का जो विकास हुआ था ये पूरे योजना के आधार पर हुआ था। तो इसीलिए हम इस योजना को सुनियोजित योजना कह रहे हैं, सुनियोजित नगर कह रहे हैं। मतलब इस नगर का जो बनावट था ये पूरी योजना पे आधारित था। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट, मोहनजोदड़ो एक विशाल क्या था, तो शहर था, जो कि इसकी अगर मैं बात कर लूं क्षेत्रफल की, तो यह लगभग लगभग 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे मोहनजोदड़ो की क्षेत्रफल की बात की जाए तो कितना याद रखेगा, तो 125 हेक्टेयर भूमि पर यह फैला हुआ था। और यहाँ से आपका जो है एक नंबर का एमसीक्यू भी बन सकता है। यह शहर दो भागों में विभक्त था। पहला, शहर के पश्चिम में एक दुर्ग या फिर हम कह लें किला था, जो कि पूर्व में नीचे की ओर बसा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना कि मोहनजोदड़ो जो शहर है, जो क्षेत्र है, इसकी जो अगर बनावट की बात की जाए तो ये दो भागों में विभक्त था। एक आपका क्या था, तो एक आपका पश्चिमी भाग, एक आपका पूर्वी भाग। ठीक है, दुर्ग की संरचना कच्ची ईंटों के ऊंचे चबूतरे से बनाई गई थी और इसमें बड़े बड़े भवन होते थे जो कि संभवतः प्रशासनिक अथवा धार्मिक केंद्रों के रूप में कार्य करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको विशेषता याद रखना है। ठीक है, दुर्ग की बनावट की बात कर रहे हैं हम, कि दुर्ग की बनावट की अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि जो दुर्ग की संरचना थी वह इस आधार पर थी कि प्रशासनिक आधार पर और धार्मिक केंद्रों के कार्य के रूप में इसकी बनावट की गई थी, अलग अलग विभाग था। ठीक है, दुर्ग के चारों ओर क्या थे, तो आपका ईंट की दीवार थी जो कि दुर्ग के निचले शहर से अलग क्या करती थी, इसको अलग करती थी। ठीक है, और दुर्ग में शासक और शासक वर्ग से संबंधित लोग रहा करते थे। ठीक है बच्चे, यहाँ पे चीजों को समझेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे कलर हम चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए, अगर मान के चलिए आप यहाँ पे दो आसान चीजों से समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे ये आप देख लीजिए मोहनजोदड़ो का जो है यह क्या है, बनावट है। यह पहला है सह और यह दूसरा है। पहला जो है ये इसको दुर्ग कहा गया है और इसमें वो लोग रहा करते थे जो कि इस क्षेत्र के एक स्पेशल लोग हैं, एक हम कह लें बड़े लोग हैं, जैसे पुरोहित हो गए, आपका राजा महाराजा हो गए। और वहीं दूसरा जो वर्ग है आपका, यहाँ पे वो लोग रहा करते थे जो कि इस क्षेत्र के इस राज्य के जो हैं आपका श्रमिक लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर वर्ग हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा नंबर, निचले शहर का जो क्षेत्र है यह आपको दूर की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा था, जिसमें आपका क्या था, तो रियासत क्षेत्र होते थे जिसमें सामान्य जन अर्थात शिल्पी आदि रहा करते थे, जो कि अभी हम आपको क्या बताए, इसमें कॉमन लोग रहा करते थे जो कि अपना डेली का जीवन यापन करते थे, डेली कमाते थे और खाते थे, वो लोग रहा करते थे। और ऊपरले वाले जो लोग थे वो स्पेशल क्षेत्र में रहा करते थे जिसको हम दुर्ग कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। निचले शहर के चारों ओर की जो दीवार है यह बनाई गई थी। निचले शहर में अनेक भवन को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। ये सभी बनावट को आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, हम आपको वो सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि लगातार बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप सभी के पास क्वेश्चन बैंक होगा तो ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, ज्यादा आपको फायदा होगा। अभी अभी शुरुआती है, अगर आप लोग आगे चल के क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं तो बहुत अच्छा कर पाएंगे, ये गारंटी है। नगर में प्रवेश करने के लिए क्या होता था, तो परकोटे अर्थात बाहरी क्या होती थी,
चार दीवारी होती थी, क्योंकि कई बड़े बड़े प्रवेश द्वार से घिरे होते थे। देखो ऐसे अब हम बात करते हैं तो इस तरह से आपका क्या हुआ, पूरा कैंपस का क्या होता था, दीवारों से घेरा हुआ होता था, और बीच बीच में आपका क्या होता था, मेन गेट होता था। इसमें प्रवेश कर कर आप जो है नगर में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है। नगर के एक हिस्से में से दूसरे हिस्से में प्रवेश करने के लिए आंतरिक चारी दीवारी जो होती थी, इसमें प्रवेश द्वार होते थे। साथ ही साथ आगे थोड़ा और देखेंगे। देखो नगर में अलग अलग दिशाओं में ऊंची ऊंची दीवार से घिरे हुए कई सेक्टर थे। देखो ये ऊंची ऊंची दीवारों का मतलब क्या है, ठीक है। देखो आज हम वर्तमान में अपने भारत की बात कर ले तो क्या है, हर एक देश का क्या होता है, आपका बाउंड्री होता है। ठीक है, जैसे हम इसको बॉर्डर के नाम से जानते हैं। अभी भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है, इसी तरह से हर देश का बॉर्डर है। ठीक है, तो इस बॉर्डर को बनाने का उद्देश्य क्या होता है, ताकि कोई दूसरे देश का हमारे देश में घुसे ना, आक्रमण ना कर दे। तो उस समय जो राजा महाराजा थे, शासक वर्ग थे, वो भी क्या करते थे, तो उस समय दुर्ग करते थे, दुर्ग। ठीक है, दुर्गबंदी करते थे। इसको हम बड़े बड़े दीवार को जो पढ़ रहे हैं, यही तो क्या है, आपका किलाबंदी है, दुर्गबंदी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा ताकि कोई दूसरा जो राज्य है इसमें आक्रमण ना कर दे। ठीक है, इसको याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। प्राय सभी बड़े मकान में रसोई, स्नान घर, शौचालय और कुएं होते थे, जो कि सभी बड़े मकान का नक्शा लगभग एक जैसा एवं चौड़ा आगमन, चारों ओर क्या होते थे, तो कमरे होते थे। तो ये सारे आपको विशेषता याद रखना है। हम आपको जो है चैप्टर में भी, अगर आप चैप्टर भी पढ़ते हैं तो आपको सेम यही सारी चीज पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको कवर कर दे। देखो 9वां पॉइंट है, घरों के दरवाजे और खिड़कियां प्राय सड़क सड़क की ओर खुलती थी। ठीक है, जो घर की जो दरवाजे हैं और खिड़की हैं, यह कहाँ खुलती थी, तो सड़क की ओर, मार्ग की ओर खुलती थी। क्योंकि आज भी हम लोग देखते हैं, हम लोग आज घर जो बनाते हैं वो घर कहाँ होता है, जहाँ जिस ओर आपका रास्ता होता है, मार्ग होता है, उसी ओर ना हम दरवाजे और खिड़की रखते हैं, ताकि उधर से हवा भी आए और हम निकल कर रोड पे हम बाहर भी जा सके। ठीक है, तो सेम कंडीशन उस समय भी था। बड़े घरों के सामने दरवाजे के चारों ओर जो है एक कमरा अर्थात पोल बना दिया जाता था, ताकि सामने के मुख्य द्वार से घर के अंदर झांक ना किया सके। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब दूसरा है पॉइंट नंबर सेकंड। ये क्या है, तो ये है आपका सुव्यवस्थित सड़कें और नाली, जो कि हम कल के सेशन में भी आपको जल निकास प्रणाली पढ़ाए थे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हम आपको बताए थे कि नाली उस समय किस तरह से होते थे, और उस समय जो पानी, नाली के जो पानी होते थे, जल हम कह ले वर्षा उर्षा होती थी, तो ये सब कैसे जो है निकला करती थी पानियां। ठीक है, लेकिन आज फिर से एक बार समझ लेते हैं, ये अलग पॉइंट है, वो अलग पॉइंट था, वो दूसरा क्वेश्चन था, आज दूसरा क्वेश्चन है। देखिएगा, हम बात करेंगे नलियों की। ठीक है, जैसे अगर आप आज आप शहरों में देखते हैं कि शहरों में भी जो है आपका नगर निगम होते हैं, शहरों में जो होते हैं अच्छे अच्छे व्यवस्था होते हैं, जो कि कहीं भी पानी का जल जमाव ना हो, उसी तरह से उस समय भी व्यवस्था था। तो इसको समझिएगा। देखो मोहनजोदड़ो में महत्वपूर्ण विशेषताएं सुव्यवस्थित सड़कें एवं नलियां थी। पहला पॉइंट है, पॉइंट वाइज कवर करिएगा, पॉइंट वाइज हम बार बार आपको देखिए, मेरा यहाँ नोट्स ले देखने का मतलब है कि आपको पॉइंट में चीजों को समझना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि आप अगर एग्जाम देने जाते हैं तो आपको इस तरह से लिखने में बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, ये गारंटी है। ठीक है, पॉइंट में लिखेंगे तो सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर बिछी होती थी, और नगर को के अनेक खंडों में विभक्त होती थी। पहला पॉइंट है। ठीक है, आपसे पहला पॉइंट पूछा गया है, तो ये आपको बताना होगा, ये आपको याद रखना होगा। कहाँ की, तो मोहनजोदड़ो की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं और वहां की सुव्यवस्थित सड़कें एवं नलियों की विशेषता यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए और आगे बढ़े। दूसरा है, सड़कों का निर्माण इस प्रकार किया जाता था कि स्वयं हवा से ही उनकी सफाई होती रहे। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। देखो उस समय, आज हम देखते हैं कि हम लोग जो सड़क है, सड़क जो है गंदा होता है तो उसमें झाड़ू वाड़ू लगाने वाला सफाई कर्मी आते हैं और साफ कर कर जाते हैं। लेकिन उस समय की व्यवस्था को आप देखिए, कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी था, कितना ज्यादा दिमाग था, कि उस समय की जो व्यवस्था है उसको इस आधार पर इस तरीके से बनाए जाते थे, ताकि हवा से स्वयं जो है सड़क क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, साफ हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो की सड़कें की जो चौड़ाई है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपको याद रखना है कितना था,
तो 13.5 फुट से लेकर 33 फुट तक थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सड़कें की जो चौड़ाई है बच्चे, यह आपको याद रखना है। और नलियों की जो हम बात कर ले तो हम कल के सेशन में बताए हैं, फिर से बता रहे हैं कि 9 फुट से लेकर आपका 12 फुट चौड़ी होती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे बात, जो कि आपको बहुत कम कहीं जानकारी मिलेगा। देखकर आप एक बार हमको जरूर कमेंट में बताइएगा। देखिए यहाँ से आपको पढ़ने से क्या फायदा हो रहा है, क्वेश्चन का आंसर तो आप करना सीख रहे हैं, साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी कवर होते जा रहे हैं। यहीं से ऑब्जेक्टिव निकलते हैं, आपसे पूछ देगा सड़कों की चौड़ाई, आपसे पूछ देगा नलियों की चौड़ाई, तो आपको याद रखना है, यही सब ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नलियां पक्की ईंट से बनी तथा ढकी होती थी, उसमें चौड़ी चौड़ी दूरी पर हटाने वाले पत्थर लगे होते थे, ताकि आवश्यकता अनुसार नलियों की क्या की जाए, तो सफाई की जाए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। मल जल की निकासी के लिए मुख्य नकाले पर थोड़ी थोड़ी जो है आपका आयताकार क्या होती थी, आयताकार नामक सेफ, यहाँ सेफ होता था, ताकि क्या किया जा सके, तो जल निकास के समय जो है इस सेप को, इस आकृति को पहचाना जा सके और यहाँ पे सफाई किया जा सके। क्लियर है बच्चे, ये सारी बातें आपको कल भी हम पढ़ाए थे, शायद मुझे याद नहीं है। चलो छठा पॉइंट देखिएगा, छठा क्या कहता है, कहता है एक टोडा मेहर मेहराब दाल नाला जो कि संपूर्ण नगर के गंदे पानी को बाहर निकालता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हम देखते हैं ना कि हमारे गली में जो नाले हैं, उन नालियों से जो पानी बह रहा है, ठीक है, वो नाले से जो गंदे पानी बह रहे हैं, आप कभी सोचे होंगे कि ये जो पानी है कहाँ जा रहे हैं। देखो बच्चे, ये सारे जो गंदे पानी है, ये एक बड़े से होल, एक बड़े से नदी या फिर हम कह ले तालाब में मिल जाते हैं, और उसके बाद ये धीरे धीरे अपना रास्ता बनाकर एक बड़े से बड़े समुद्र में, एक बड़े नदियां में मिल जाती है, और फिर धीरे धीरे ये साफ होकर, फिल्टर होकर फिर वापस हमारे पास ही आ जाते हैं। तो ये आपको समझना होगा, इसी को हम कहते हैं जल निकास प्रणाली, जो कि आज के समय बड़े बड़े इंजीनियर बैठे हुए हैं इसको बनाने के लिए, इसको सही ढंग से करने के लिए। और हम देख सकते हैं कि उस समय कोई इंजीनियर नहीं था, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, फिर भी कितना व्यवस्थित ढंग से सारे काम किए जाते थे। इससे आपको पता चल रहा होगा कि पहले का जो समय था कितना महत्वपूर्ण था, कितना टेक्नोलॉजी भरा दुनिया था। देखो बच्चे, हम पॉइंट नंबर थर्ड पे पहुंच गए हैं, और यहाँ पे पॉइंट नंबर थर्ड है आपका विशाल स्नानगार, या फिर हम कह ले अन्नागार और भवन। ये क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि अपने प्रश्न में ये सारे बातें का उल्लेख किया गया था। अब यहाँ पे चीजों को समझिएगा। देखिए, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन स्नानगार था। ठीक है, ये स्नानगार था। अगर आप सभी के पास बुक है तो आप बुक में देख सकते हैं, वहां पे एनसीईआरटी का बुक हो या फिर एसपीपीडी का, उसमें बनाया गया है, बताया गया है स्नानगार। इसका जलाशय दुर्ग के टीले में होते थे। स्नानघाट का मतलब ये समझ सकते हैं कि आज वर्तमान में आप स्विमिंग पूल, ठीक है, किसको, स्विमिंग पूल जो देखते हैं ना, इस स्विमिंग पूल को आप स्नानघाट से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जलाशय के टीले होते थे, और उत्तम कोटि की पक्की ईंट से बना स्नानघाट स्थान पर कला का सुंदर उदाहरण होता था। किसका उदाहरण होता था, तो स्थापत्य कला का। स्थापत्य कला का मतलब है कि उस समय की जो कला होती थी, उस कला का क्या है, एक चित्रण किया गया है, बताया गया है। और इसी को जब पुरातात्विक विभाग आगे पढ़ते हैं तो हमें बताते हैं कि उस समय में चित्रकला भी था, उस समय स्नान स्थापत्य कला था, उस समय में जो है कैसा व्यवस्था था, ये सारे बात हम लोग आज पढ़ पा रहे हैं इसी कारण से। ठीक है, इस संरचना के अनु खेपन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशेष संरचना के साथ इसके मिलने से ऐसा लगता है कि इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग धर्मानुष्ठान संबंधित स्नान के लिए किया जाता था, जो कि आज भारतीय जनजीवन के लिए आवश्यक अंग है। ठीक है, आज भारतीयों के लिए आवश्यक है कि नहीं है, आप खुद सोचिए। स्नानगढ़ हो, आपका अन्नागार हो, आपका भवन हो, या फिर हम कह ले आपका जल निकास प्रणाली है, ये सारे हमारे लिए महत्वपूर्ण है बच्चे। नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारे शहरों में, हमारे आसपास में जो है गंदगी भर जाएंगे। क्लियर है, तो ये सारे बात आपको याद रखते चलना है। आगे बढ़ते हैं, और भी पॉइंट में हम समझते हैं। देखो पॉइंट आज आपके लिए जो है बहुत लाए हैं। ठीक है, अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं, सीरियस बच्चे हैं, तो आप आज आपको बहुत मजा आएगा। और हर एक मेरा सेशन में कुछ ना कुछ विशेष होता है। ठीक है,
जो कि यहाँ पे आपको समझना होगा। पॉइंट नंबर सेकंड कहता है मोहनजोदड़ो की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता थी कि दुर्ग में मिलने वाला एक विकल अन्नागार जो है, इसमें ईंटों से बने क्या होते थे, सताई खंड, जो कि ब्लॉक आज के समय में कहते हैं ना ब्लॉक, जिसमें प्रकाश के लिए आड़े तिरछे क्या होते थे, रोशनदार बने होते थे, ठीक है, बने हुए होते थे, इसमें रोशनी आते थे, ठीक है। और जैसे हम आज देखते हैं क्या, तो ये अन्नागार का मतलब हम परसों भी बताए थे आपको, कल के सेशन परसों के सेशन में बताए थे कि जैसे अन्न हम लोग रखते हैं तो अन्ना जो है अन्नागार, इसको अन्न का जो भंडार होता था इसी में कहते थे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख रहा है कि अन्न भंडार के दक्षिणी में ईंट के चबूतरे की कतारें होती थी। इन चबूतरों में से एक चबूतरे के मध्य भाग में एक बड़ी खोखली होती थी और इसमें विशाल क्या होता था, निशान बनाया होता था, ठीक है, इसमें निशान बनाए होते थे। ये सारे जो अन्नागार है इसमें क्या होते थे बच्चे, तो इसमें अन्न रखा करते थे, अन्न को जमा कर कर रखा जाता था ताकि पूरे साल अनाज का जो है खपत ना हो सके, ठीक है। कभी कभी ऐसा समय आता था कि भुखमरी देखने को मिलता था, कभी कभी अकाल पड़ जाते थे, तो उस अकाल के लिए जो है अन्नागार का प्रयोग किया जाता था और अन्न को जो है रखा जाता था, ठीक है ना। चलिए और आगे समझते हैं, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, कहता है मोहनजोदड़ो के दुर्ग में क्षेत्र में विशाल स्नानगार की एक तरफ एक लंबा भवन होता था, जो कि भवन की अगर हम कुल लंबाई चौड़ाई की बात कर ले तो लगभग बच्चों याद रखेगा 280 गुने 78 फुट होता था। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आप लोग नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा बच्चे, नजरअंदाज कीजिएगा तो बहुत पछताइएगा, ठीक है। इसको याद रखेगा कि मोहनजोदड़ो के जो दुर्ग क्षेत्र है इसमें विशाल जो स्नानगार था, इसकी लंबाई की बात कर ले या फिर भवन की लंबाई की बात कर ले तो आपको याद रखना है इस आंकड़े को। इतिहासकारों का मानना है कि यह भवन किसी बड़े उच्चाधिकारी का निवास स्थान रहा होगा। महत्वपूर्ण भवनों का एक समा सभा कक्ष भी होता था, जिसमें 5-5 ईंट की ऊंचाई की 4 चबूतरे बनाई होती थी और इस ऊंचे चबूतरों की जो है ईंट से बने उन पर लकड़ियों के खंभे भी खड़े होते थे, ठीक है। इसके पश्चिम ओर कमरों की एक कतार के एक पुरुष की प्रतिमा बैठती थी और एक में आपका हुई मुद्रा में पाई जाती थी, मतलब एक तरफ जो है आपका जो है शेप में बनाया जाता था कि एक तरफ जो है महिलाएं बैठेगी, एक तरफ पुरुष बैठेंगी, इस तरह से हर चीज जो है आपको सुव्यवस्थित ढंग से देखने को मिलता था। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे जो कि कुशल एवं व्यवस्थित नगरीय प्रबंध है। ये क्या कहता है, चलिए समझते हैं कुशल और नगरीय प्रबंध। देखो मोहनजोदड़ो का एक मोहनजोदड़ो का नागरिक प्रबंध अत्यधिक कुशल एवं व्यवस्थित था, ठीक है। यह कहना कठिन है कि हड़प्पा सभ्यता के शासक कौन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हम लोग देखे हैं, हम लोग पढ़े हैं, जितना भी आप इतिहास पढ़िएगा, जितना भी आप आगे जाएंगे, आप लोग हड़प्पा सभ्यता में नगरीय व्यवस्था पढ़ेंगे, आप लोग दुर्ग जो है दो भागों में पढ़ेंगे, ऊंचा और नीचा, जिसमें एक स्पेशल लोग रहते थे, एक में कॉमन लोग रहते थे। लेकिन आप कभी ये नहीं पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में शासक कौन थे। जैसे अगर आप पढ़ते हैं 6ठी शताब्दी में कि आप अशोक थे, बिंबिसार थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उस तरह से आप हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक का जिक्र नहीं देखते हैं। संभवतः वे राजा रहे होंगे या फिर पुरोहित अथवा व्यापारी भी रहे होंगे, ठीक है। काशीकालीन सभ्यता में आर्थिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक इकाई में कई स्पष्ट भेद हमें देखने को मिलता है। एक ही व्यक्ति प्रधान पुरोहित भी हो सकता है, राजा भी हो सकता है और धनी व्यापारी भी हो सकता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। किंतु इतना अवश्य ही होगा कि मोहनजोदड़ो का नागरिक प्रबंध कुशल हाथों में ही होगा, ठीक है। इतना तो कंफर्म है कि जो मोहनजोदड़ो का जो नागरिक है वो एक अच्छा व्यक्ति होगा, क्योंकि हम लोग मोहनजोदड़ो की जो बनावट पढ़ रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था पढ़ रहे हैं, इस सभी चीजों से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के जो व्यक्ति हैं, ये सभी क्या हैं, एक कुशल व्यक्ति हैं, एक समझदार नागरिक हैं। क्लियर है, चलिए और आगे बढ़े। देखो प्रशासन अत्यधिक कुशल एवं उत्तरदायी था। सुनियोजित नगर सफाई और जल निकास की उत्तम व्यवस्था हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अच्छी सड़क, रात्रि के समय प्रकाश की व्यवस्था और रात्रि की
जो सुविधा के लिए रसायनों की व्यवस्था, उन्नत व्यापार, साथ ही साथ माप तोल के एक रूप मापन को भी हमें देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, सांस्कृतिक विकास, विकास उद्गम धंधे संपन्न आदि सभी इसमें हमें देखने को मिलता है। और इस आधार पर आपको पता चल गया कि जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो की जो बनावट थी वो किस प्रकार थी। तो मुझे उम्मीद है बच्चे कि यह आपको जो है समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि मोहनजोदड़ो की सारी विशेषताओं का हम आपके सामने पूरा रख चुके हैं। फिर भी कोई चीज छूट गया हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, आप हमें जरूर से बताइएगा ताकि हम उसको कवर कर सके। देखिए बच्चे, आपको जो है क्वेश्चन का इतना लंबा लंबा, इतना बड़ा बड़ा जो है बोर्ड एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम इतना बड़ा बड़ा पॉइंट वाइज क्यों लेकर आ रहे हैं? अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो अगर वैसे विद्यार्थी जो पूरा टॉपिक को नहीं पढ़े हैं, कहीं भी नहीं पढ़ते हैं, उनको पहला पॉइंट कि उनको चैप्टर समझ में आ जाएगा, क्या कहानी था, क्या व्यवस्था था। दूसरा कि आप क्वेश्चन आंसर बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम आपको लगातार ऐसे पॉइंट में चीजों को कवर करते हुए ला रहे हैं। देखिए, अभी आप चाहे जहां से भी इधर उधर करके इतना एग्जाम पास किए हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको खुद लिखना होगा। और खुद लिखने के लिए आपको माइंड में समझदारी होना चाहिए। ठीक है, आपको सही चीजों का परख होना चाहिए। तो इसलिए आज का सेशन हम यहीं पे करते हैं समाप्त। कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर बताएंगे। मेरा पूरा पूरा 100% कोशिश है कि आप सभी को बहुत अच्छे ढंग से हर चीज को समझा पाए। ठीक है, फिर भी अगर कोई गलती हुआ हो, कोई चीज समझ में ना आया हो, तो प्लीज अगर आप वीडियो को छोड़कर जा रहे हैं उससे पहले आप हमें कमेंट करके चीजों को बता दें। और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमें और भी अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।